जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 2 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 20 फरवरी 2024 को जो तीसरी पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और रही बात पीडीएफ की, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारी टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है, अभी रीजनिंग का है। ए पार्ट पहले करते हैं अपन। यहाँ पे पत्ता गोभी सब्जी से संबंधित है, कस्टर्ड है वो एक मिठाई है, तो आडू क्या है? तो आडू एक फल है भी, यानी पत्ता गोभी एक सब्जी है, ठीक है, और कस्टर्ड है ये एक मिठाई है, और आलू है वो एक आडू क्या है? फल है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यू से वी यानी 1 बढ़ा दिया, और फिर वी से डब्लू 1 बढ़ा दिया, फिर डब्लू से एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्लू 1 बढ़ा रहा है। डी से एफ 2 बढ़ा दिया, डी से एफ 2 बढ़ा दिया, और एफ से यहाँ पे 2 बढ़ाया, और उसके बाद में आगे जे है, जे से ये 12 कर रहा है भी, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब एफ से 2 बढ़ाएगा तो एच आ जाएगा भी 8 पे, और इसी प्रकार से F यहाँ पे है, और F से I हुआ यानी 3 बढ़ा दिया, और यहाँ पे देखो भी O से R हो रहा है यानी ये भी 3 बढ़ा रहा है। इसका मतलब I से 3 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? I आता है 9 पे 9 और 3 12, 12 पे आता है L, WHL। अब देखो भी 6 फिर 9 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 21, यानी प्रत्येक में 3 बढ़ा रहा है। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे क्या आएगा? 55 से 165, फिर 495 और उसके बाद में 1485। अब इसके अंदर देखो भी 55 को कितने से मल्टीप्लाई किया? इसने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, 3 5 15 और 16, और फिर इसको इसने 3 से मल्टीप्लाई, यानी प्रत्येक कंडीशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 2 और 14 थे 42, 42 और 2 कितने होते हैं? 44, तो 44 से 55 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पहले में क्या है? 3 भुजाएं हैं, फिर 4 भुजाएं आ गई, फिर 5 भुजाएं आ गई, अब 6 भुजाएं आ गई, और अब आगे क्या आएगी? 7 भुजाओं वाला आएगा। तो 7 भुजाओं वाला कौन सा है? तो 7 भुजाओं वाला है वो आपका 4 नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना एक वर्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी 5 मित्र बैठे हैं, 5 सीट बना दी। मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है, तो पी से पेरिस है और पेरिस का बायां कौन सा होगा? ये होगा। तो यहाँ पे मैड्रिड आ गया, एम से मैड्रिड। लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। वियना है वो पेरिस के दाईं ओर है, तो वियना पेरिस के दाईं ओर है, तो पेरिस का दायां ये होगा, वियना यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी लंदन है वो वियना के लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम बैठा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? लंदन आ जाएगा और लदन आ जाएगा, और यहाँ पे वियना और लदन के बीच में क्या है? रोम बैठा है, तो रोम आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? मैड्रिड कहाँ पे है? ये रहा, मैड्रिड के बाईं ओर है वो लदन बैठा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला देखो भी, अब इसको आपको अल्फाबेट के हिसाब से, शब्द को इसके हिसाब से सेट करना है, और चौथे स्थान पर कौन आएगा ये आपको बताना है। तो देखो भी WE WHE और WHA और WHE और WHE, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? तो 3 नंबर आएगा, क्योंकि WHA है, बाकी में क्या है? E है। उसके बाद में देखो भी 2 नंबर पे कौन आएगा? WHE और यहाँ पे A है, WHEA,
यानी ई के बाद में यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे एन है, तो ई के बाद में ए आ रहा है, बाकी सभी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, तो कौन आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में देखो भी, अब इसमें डब्ल्यू एच ई फिर ई और यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे ये 3 नंबर तो आ गया, 3 नंबर और 2 नंबर तो आ गया, डब्ल्यू एच ई एल, और यहाँ पे क्या भी ई टी है और यहाँ पे ई एन है। तो इनमें देखना पड़ेगा आपको, इसके अंदर है वो 1 नंबर आ जाएगा क्योंकि ई और फिर ई आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है भी, तो टी से तो पहले आपका ई आता है और उसके बाद में यहाँ पे एन आ गया। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा आपको, इन दोनों में देखना पड़ेगा भी 4 नंबर पे कौन आएगा, तो 4 नंबर पे टी पहले आता है या फिर एन पहले आता है, तो यहाँ पे एन पहले आता है तो 5 नंबर आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर पे कौन आ रहा है, तो 4 नंबर पे 5 नंबर आ रहा है जो कि WHEN है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताने भी ऐसी आकृति कहाँ पे है। अब ये थोड़ा सा अपन नीचे बना लेते हैं, इस प्रकार से ये आकृति यहाँ पे बनाई गई है, इसने ऐसी बनाई है अभी, इस प्रकार से इसने इस प्रकार से बनाई है, ठीक है। अब ये आकृति आपको बतानी है भी इनमें से कहां पे बन रही है। अब ये आकृति है वो आपकी 4 नंबर डायग्राम में बन रही है, और 4 नंबर डायग्राम में कहां पे बन रही है, तो ये देखो, ये रही, ये आकृति है ये, ठीक है। तो यहां पे 4 नंबर डायग्राम है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है बी ओ, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पी क्यू का भाई है, तो यानी ओ भाई है किसका, एन का, और भाग का मतलब क्या हो गया, बेटा, तो एन बेटा है किसका भी, तो एम का, और माइनस का अर्थ होता है पति, तो एम पति है किसका, एल का। तो आपको ओ और एल के बीच में रिलेशन बताना है, तो ओ एन का भाई है और एन है वो एम का बेटा, तो इसका मतलब एम है वो पति है एल का, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम है वो इन दोनों का क्या है, पिता है, इन दोनों का पिता है, और एम पति है एल का, तो इसका मतलब क्या हो गया, एल है वो इन दोनों की क्या है, माँ है। तो यहाँ पे ओ है वो एल से किस इस ओ है वो एल से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये बेटा हो जाएगा भी, और एल है वो उसकी क्या है, माँ है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है यहाँ पे इसको, यानी AMRITSAR को ये लिख रहा है MAIRSTRA, यानी उल्टा लिख रहा है, इस प्रकार से 2-2 के अंदर है वो क्रॉस कोडिंग चल रही है, ठीक है। 2-2 के अंदर है वो आपकी क्रॉस कोडिंग चल रही है अभी इस प्रकार से। अब इसके अंदर देख लो भी, यहाँ पे क्रॉस कोडिंग चलाओगे तो पहले आ जाएगा आपका H, फिर S, फिर L आ जाएगा, फिर I, फिर O आ जाएगा, फिर L, फिर G आ जाएगा, फिर N। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कथन दे रखा है, कथन है सभी पेन स्टेशनरी है, तो सारे के सारे जो आपके P से पेन है वो S से स्टेशनरी में आ जाएंगे, और कुछ स्टेशनरी वस्तुएं हैं वो क्या है, रबर है, तो R से रबर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाए, और सभी मार्कर है वो पेन है, सारे के सारे जो मार्कर है वो पेन है, तो पेन के अंदर है वो आपका मार्कर वाला आ जाएगा भी। अब इसके बाद में इसने निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है, कुछ जो आपकी स्टेशनरी वस्तुएं हैं वो रबर नहीं है, लेकिन आपके जो स्टेटमेंट है वो सारे के सारे पॉजिटिव है और निष्कर्ष है वो नेगेटिव आया, तो इसको गलत करो। कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है और ये भी क्या है, नेगेटिव है, तो इसको भी कैंसिल करो। तो यहाँ पे आपका न तो निष्कर्ष पहला और न ही सेकंड, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो सारे के सारे पॉजिटिव है और निष्कर्ष यहाँ पे क्या है, नेगेटिव निकल के आए हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आकृति बतानी है कौन सी आएगी। देखो भी, ये सभी की कूट के ऊपर है वो डार्क है, तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पे डार्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो सर्कल है वो यहाँ पे हाफ बन रहा है भी, ये इस प्रकार से हाफ बन जाएगा और ये आधा हाफ यहाँ पे बन जाएगा, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा है वो इस प्रकार से बन जाएगा भी। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है, तो ऐसा डायग्राम है वो 1 नंबर के अंदर है, 1 नंबर के अंदर है। ये देखो, ये आधा बन गया और ये इधर आधा बन गया और ये आपका आधा इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा हो गया और ये डार्क इधर वाला हो गया, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसने ए को यानी ALLIES और इसको लिखा है REHLKA। अब यहाँ पे देखो भी आर से ए घटा दिया, ई का ई रख दिया, फिर आई से ए घटा दिया, एल का एल रख दिया, फिर एक घटा दिया और फिर एक का एक रख दिया। यानी पहले क्या कर रहा है, क्रॉस यानी उल्टा चल रहा है और उसमें एक में तो क्या कर रहा है, एक घटा रहा है, बाकी आगे वाले में क्या कर रहा है, जो का त्यों लिख रहा है, फिर आगे वाले को एक घटा रहा है। इस प्रकार से कर रहा है ये। तो यहां से चलेंगे, घटाएगा पहले तो घटाएगा तो यहाँ पे एस आ जाएगा, फिर ए का ई आ जाएगा डायरेक्ट, और एल में ए घटाएगा के, फिर एल का एल आ जाएगा, फिर ए में ए घटाएगा तो जेड, और फिर बी का बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब यहाँ पे क्या है, आपके मिरर दर्पण लगाया गया है। अब दर्पण लगाया गया है तो ये आकृति है वो इस प्रकार से कन्वर्ट होगी भी, यानी ये जो आपका तीर का निशान है वो तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इस प्रकार से तीर का निशान आ जाएगा, और ये डायग्राम है वो आपका इस प्रकार से बनेगा भी, कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये देख लो भी कौन से डायग्राम में बन रहा है, तो 2 नंबर में बन रहा है भी, 2 नंबर में है वो आपका यही डायग्राम बन रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर 14 नंबर क्वेश्चन है। 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 4 है, 5 है, तो ये 5 हो गए। अब चारू भावना की निकट पड़ोसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भावना हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, तो हेमा के बायां कौन सा होगा, ये पहला, और दूसरा चारू है वो यहाँ पे बैठी है। गीता भावना और हेमा के निकट पड़ोसी है। गीता है वो हेमा और गीता है वो भावना और हेमा की निकट पड़ोसी है। अब भावना और हेमा की निकट पड़ोसी है तो इसका मतलब है वो यहाँ पे आपकी गीता है वो यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे आएगी तो ये चारू और हेमा की निकट पड़ोसी होगी, तो आपकी गीता है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका हेमा तो यहाँ पे आ गई और भावना फिर यहाँ पे आ जाएगी। अब भावना और हेमा की क्या हो जाएगी, निकट पड़ोसी हो जाएगी गीता। उसके बाद में इसने बोला भी भावना, चारू भावना के निकट पड़ोसी नहीं है, चारू है वो भावना के निकट पड़ोसी नहीं है भी, तो चारू भावना के निकट पड़ोसी नहीं है, तो आपका इस प्रकार से ये तो नहीं बनेगा। गीता भावना और हेमा की, भावना और हेमा की निकट पड़ोसी है। 5 दोस्त हैं और इसने बोला भावना है ना वो हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। चारू भावना की, चारू है वो भावना की निकट पड़ोसी नहीं है। और उसके बाद में आगे इसने बोला है भी, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से न करके यहां पे दोबारा से सेट करो इसको। भावना हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। अब मैंने हेमा को यहां पे बिठा दिया, अब बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यहां पे पहला और दूसरा, यहां पे क्या आ जाएगा, आपका भावना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वर्त के चारों ओर मुख, यहां पे निकटतम पड़ोसी नहीं है। चारू भावना की, चारू है वो भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। भावना है वो हेमा है, भावना हेमा के भावना हेमा के बाईं और दूसरा है भावना, ठीक है। भावना को यहाँ पे बिठा दिया, पहले हमने चारू को बिठा रहे थे भी यहाँ पे, ठीक है। अब ये भावना की निकट पड़ोसी नहीं है, तो चारू यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकती, तो चारू यहाँ पे आएगी फिर, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो गीता है वो यहाँ पे आएगी। अब गीता है वो भावना और हेमा की निकट पड़ोसी होगी। अब एक बच गया, आपका कौन बच गया है, वो बच गया पूजा, तो पूजा यहाँ पे आ जाएगी। अब इसने बोला है भी हेमा के ठीक दाईं और कौन बैठा है, तो हेमा ये रही और इसके ठीक दाईं और चारू बैठी है, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो अब इसके अंदर है वो यहाँ पे पहले संख्या को इसने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे क्या है 6 लिख रहा है और इसमें क्या है 78 लिख रहा है, यहाँ पे 7 और 8 78। उसके बाद में ये 6 इस प्रकार से चल रहा है अभी, 6 एकम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौको 24, यानी पहले इस संख्या को यहाँ पे लिखा है इसने, इट्स ओके। उसके बाद में अब स्टार्टिंग वाला जो खाना है उसको कॉलम है उसको खाली करेगा और आगे वाले में लिख देगा। उसके बाद में पास वाले में लिख देगा, फिर आगे वाले को खाली छोड़ देगा। उसके बाद में पहले को खाली छोड़ देगा, आगे वाले में लिखेगा। अब क्या करेगा, अब पहले वाले में लिखेगा, तो ये कितना लिखेगा 30 लिखेगा भी,
और उसके बाद में यहाँ पे आ गया 78। अब 78 से कितना घटाया इसने, -6 किया, यानी ये जो 6 है वो 78 में से घटा दिया, 72 आ गया। अब 72 में से कितना माइनस करेगा, तो 12 माइनस करेगा, 12 माइनस करेगा तो 60 आ गया। और फिर 60 में से ये 18 माइनस कर दिया, ये 18 माइनस करेगा तो 42 आ गया। अब इसके अंदर भी ये एक प्रकार से विकर्ण के रूप में ये है भी, यानी ये देखो विकर्ण के रूप में, ये भी विकर्ण के रूप में, ये विकर्ण के रूप में, ये विकर्ण के रूप में। अब विकर्ण के रूप में इस प्रकार से बैठेगा। अब 42 में से 24 बाहर निकाल दो तो ये आपके पास में कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का क्रमशः मान कितना होगा ये बताना है। अब निशान चेंज ये करने, गुणा और भाग का, गुणा और भाग का आपस में निशान चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 18 × 3 - 4 भाग 2 प्लस में 7। अब इसका मान देखो भी कितना आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 2 4, 18 3 54, 54 माइनस में 2 और प्लस में 7, तो यहाँ पे 54 में 5 जोड़ दो, 54 में 5 जोड़ोगे 59 हो जाएगा। अब देख लो 59 कितने के ऑप्शन में है, तो एक के ऑप्शन में है, दूसरा तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन के अंदर एक ही है 59, बाकी किसी के ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी आगे अगर निकालना चाहो तो इसका भी आप निकाल सकते हैं, यानी जो गुणा का निशान है वहां पे भाग का निशान निकालना है, और भाग का निशान है उसमें क्या है, मल्टीप्लाई का निशान निकालना है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो p आता है 16 पे 16 और 2 18, t आता है 20 पे 20 और 2 22, और x आता है 24 पे 24 और 2 25। तो इसी प्रकार से c आता है 3 पे 3 और 2 कितने होते हैं भी, 3 और 2 5 e आ जाएगा। फिर g 7 पे 7 और 2 9 i आ जाएगा, और उसके बाद में k और 11 पे आता है 11 और 2 13, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखो भी 14, 14 के बाद में 6, फिर 5, फिर 6.5 और फिर 12। अब इसके अंदर है वो 14, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6.5 आ गया, और उसके बाद में फिर 12 आ गया, और आगे बताना है क्या आएगा। अब इसके अंदर है वो 14 के अंदर है वो, अगर अपन बात करें भी इसका आधा कर दें एक प्रकार से, और माइनस कर दें 1, आधा करके -1 कर दें, और फिर यहाँ पे अगर इसका आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2 कर दें, और यहाँ पे इसका आधा करोगे तो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस किया था, ये तो समीकरण नहीं लगेगी फिर इसके अंदर। अब इसके अंदर अपन बात करें 6 और फिर 6.5 और फिर 7, एक प्रकार से यहाँ पे नहीं। अब इसके अंदर अपन है वो 14 को क्या करेंगे, 0.5 से गुणा कर देंगे भी। 14 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास में आ जाए 14 5 70, यानी 70 आ गया, और एक के बाद में पॉइंट आती है क्या हो जाएगा, 7 बनेगा, और 7 में फिर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 को फिर क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 0.5 से गुणा किया, फिर यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, -1 किया, 6 कम 6 और -1 5, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 से गुणा करेंगे, 15 5 75 होते हैं भी, यानी कितना आएगा 7.5 आएगा, और 7.5 में फिर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10 और 2 6 12 और 1 13, यानी 1 के बाद में पॉइंट तो ये आ जाएगा 13, 13 में से 1 जाएगा तो 12। अब इसको क्या करेंगे 2.5 से गुणा करेंगे, पहले 0.5 से गुणा किया -1, फिर 1 से गुणा किया -1, और फिर 1.5 से गुणा किया -1, फिर 2 से गुणा किया -1, और फिर 2.5 से गुणा किया और माइनस किया 1। अब 25 2 50 बच गया 5, 25 से कम 25 और 5 से 30, और 1 के बाद में पॉइंट तो ये 30 आ जाएगा, और -1 करेंगे तो ये 29 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर एक प्रकार से यहाँ पे देखो भी, अब OPQRST यानी ये इसका क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, और फिर यहाँ पे OPQRST इसका एक ग्रुप बन गया, फिर OPQRST यानी यहाँ पे आएगा QR, यहाँ पे R आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे P आ जाएगा, और फिर OPQRS यहाँ पे T आ जाएगा, फिर RS यहाँ पे S आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RPTS, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सी संख्याएं बदलें आपस में कि समीकरण सही हो जाए। तो यहाँ पे मैं 8 और 5 को आपस में चेंज कर रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 7 इंटू 8 भाग 14 माइनस में 3 और बराबर 6 आना चाहिए भी। अब ये भाग 14 है तो ये भाग 14 तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ये आपके पास में बनेगा 5 प्लस में 4 और उसके बाद में 5 प्लस में 4 और ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में 6। अब 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6 बराबर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ए पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है अपना बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो वो जनजातीय कार्य मंत्रालय में की गई है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भी, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, बिल्कुल सही बात है अभी। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो ये है आपके मौलिक अधिकार। क्या है भी? मौलिक अधिकार है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और मौलिक अधिकार जो 20 और 21 है उसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है गांधी इरविन समझौता है वो किस वर्ष हुआ था, या फिर गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1931 में हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है मूल्यह्रास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उनके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है करंट अफेयर का 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिनमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक का है। मैसूर दशहरा है वो कर्नाटक का एक भव्य उत्सव है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल आपका राइट आंसर होगा। इसमें पुरुष साक्षरता भी सबसे ज्यादा है और महिला साक्षरता भी सबसे ज्यादा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2023 का। अगला देखो भी, मेजबान, ये भी 2023 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 देशों के साथ में भारत है वो कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 देशों के साथ। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। इसमें एक आपका हो जाएगा बांग्लादेश, यानी 2 देशों के साथ में समुद्री सीमा साझा करता है, तो इसमें एक तो बांग्लादेश हो गया। दूसरा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे भी कौन सा है, ठीक है? ये आपके लिए छोड़ता हूं दूसरा ऑप्शन। अगला देखो भी, नेक्स्ट हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो वो आपका हो जाएगा अनाज के ऊपर निर्भरता। अनाज के ऊपर भारत की निर्भरता कम करने में हरित क्रांति है वो सहायक थी भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल के अंदर मापा जाता है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज यानी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। और टेस्ट सीरीज है वो एसएससी जीडी की, एनटीपीसी की और रेलवे ग्रुप डी की सभी की टेस्ट सीरीज है वो हमारे एप्लीकेशन टारगेट हब के ऊपर उपलब्ध है। तो आप अभी डाउनलोड कीजिएगा और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ से जाकर के आप है वो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज है वो लगभग प्रीवियस ईयर के पेपर की है, यानी आपके 2024 के अंदर है वो 54 पेपर हुए थे 54 पारियों के अंदर 2024 के अंदर। तो उन सभी की टेस्ट सीरीज हमने उपलब्ध करवा दी है एसएससी जीडी के लिए। तो आप वहाँ से जाकर के उन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी
इसी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी भी, तो आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 बराबर हो जाते हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए अंक की बढ़त होती है, तो 2 अंकों की बढ़त होती है अभी। यानी अगर 10-10 अंक बराबर हो गए दोनों के, तो अब जीतेगा वही कौन जिसके अंक 12 होंगे, यानी दो का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए या फिर 2 की बढ़त होनी चाहिए, वही जीतेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी लिएंडर पेश का संबंध किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवित नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है, तो वो कौन सा है, सवांग है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 2022 का क्वेश्चन है ये। अगला देखो भी नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश के 5 IIT स्थापित किए गए थे, तो वो है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना कब है, 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये रहेगा और इसमें क्या है 5 IIT स्थापित किए गए थे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से भी। उस्ताद बिंदा खान का संबंध है वो सारंगी से हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर का है, अगस्त 2023 का है। आगे देखो भी आपके सामने पार्ट सी आ जाता है और इसमें आपका मैथ देखने को मिलेगा। अब देखो भी किसी वस्तु का अंकित मूल्य वो 28,500 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य वो 15,675 है, तो छूट प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। यानी अंकित मूल्य आपके पास में 28,500 है, मैंने मान लिया भी 28,500 एक प्रकार से, यानी 15,675 इसका क्या है आपके पास में SP है, यानी सेलिंग प्राइस है, और 28,500 इसका क्या है MRP रेट है। अब कितने की छूट की है वो देख लो, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे बच गया 14 में से 6 गया 8 और 7 2, यानी ये आपके पास में 12,825 की छूट दे दी। 12,825 रुपये की छूट दे दी। कितने के ऊपर दी है, तो वो दी है 28,500 की, 28,500 के ऊपर और इंटू 100 करना है, यानी 12,825 है वो 28,500 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। अब 12,825 के अंदर है वो आपको गुणा करना है, भाग देना है 285 का। तो डायरेक्ट 285 का अपन भाग दे के देख लेते हैं अभी क्या आता है। 12,825 भाग करना है आपको 285 से, तो ये आपके पास में 45 आएगा भी। 45% की छूट दे दी, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है आपको। छोटा ब्रैकेट यहाँ पे देखो भी ये है। अब 16 इंटू 9 और 4 कितने होते हैं, 13 माइनस 13 इंटू 14, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में क्या है 50 और 12 प्लस 12 कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं 16 तिया, अब इनका आपस में गुणा और इनका आपस में गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 13 छिक्का 78, 7 13 कम 13 और 7 कितने होते हैं 20, यानी 208 माइनस में, और ये हो जाएगा आपके पास में 14 × 42 4 और 14 कम 14 और 4 18 182, और यहाँ पे 50 में से 24 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भी, 50 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा 6 और 4 में से 2 जाएगा 2 26। अब 208 में से 82 निकालोगे तो 8 में से 2 गया 6 और इधर से एंसिली 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 26 अपॉन में 26 आ गया तो बराबर क्या आ जाएगा 1, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भी इसका फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर होता है M2D2, ये होता है भी। तो यहाँ पे M यानी आदमी, D यानी दिन, तो 18 आदमी और 13 दिन के अंदर कार्य करते हैं। मैंने मान लिया भी एक आदमी एक दिन के अंदर एक कार्य करता है,
तो 18 आदमी है वो एक दिन के अंदर 18 कार्य करेंगे, तो 13 दिन के अंदर, यानी ये टोटल कार्य आ गया। बराबर में इधर क्या है 54 आदमी है और वो x दिन के अंदर ये कार्य कंप्लीट कर देंगे। आपको x का मान चाहिए तो 54 इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 तिया 54, तो ये आपके पास में 13/3 दिन आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 6 माह 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है, ये आपको बतानी है। साधारण ब्याज के ऊपर, यानी मैंने वो राशि मान ली x है और स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यानी 3x हो गया। अब ये आपके पास में प्रिंसिपल था और ये आपके पास में अमाउंट आ गया, अमाउंट यानी मिश्रधन आ गया, तो आपके पास में ब्याज क्या होता है, तो ब्याज होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ये 2x आपके पास में ब्याज आ गया, तो ये 2x इंटू आपके पास में 100 और अपॉन में प्रिंसिपल कितना है x, और यहाँ पे समय कितना है, तो 8 वर्ष 6 माह है, 8 वर्ष और 6 माह है। तो 8 वर्ष के अंदर माह कितने, 8 वर्ष के अंदर महीने कितने होते हैं अभी, एक महीने के 1 वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 8 वर्ष के अंदर कितने हो जाएंगे, 12 8 96, और उसके बाद में 6 माह और है इसमें, तो 6 और जोड़ दो, तो ये 6 6 12 और 1 और ये हो जाएगा 102। कितना आ जाएगा भाई, 102 महीने हो जाएंगे। 102 महीने को आप क्या कर लो, 102 महीने हैं, इसको 102 और यहाँ पे आपके पास में इसके नीचे 12 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 102 महीने हैं, इसको वर्ष में बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 12 8 96, 6 6 12 और 9 और 1 10, तो इसके नीचे जो 12 लगेगा वो ऊपर चला जाएगा। अभी वो कहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब x से x काट दो और फिर 2 से काटो, ये 2 एकम 2 और 2 5 10 और 2 एकम 2, तो ये 1200 के अंदर है वो आप 51 का भाग दे दो। भी 1200 के अंदर है वो 51 का भाग दे दो। तो यहाँ पे देखते हैं 1200 के अंदर 51 का भाग दे करके ये आपके पास में आता है 23.52। कितना आता है 23.5294, तो यहाँ पे 2 अंकों तक ले लेते हैं, 23.52, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है भी, और यहाँ पे 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब यहाँ पे ये हो जाए 7 एकम 7 और 7 सिक्का 42 यानी 0.6, 3 एकम 3 और 3 2 6 यानी 0.2 आ गया। अब इसको गुणा कर दो भी, 22 चौके 88, 88 इंटू 0.2 और इंटू 4.2 इंटू 4.2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 88 इंटू 0.2 और उसके बाद में आपको इंटू 4.2 और इंटू 4.2, तो ये आपके पास में 310.464 आ जाएगा, 310.464। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो पहले आप क्या है 880 फिर प्लस में 41 और फिर भाग में यहाँ पे 14 इंटू 84 माइनस में 26, 14 कम 14 और 14 छिक्के कितने होते हैं, 14 छिक्के 84 यानी 6, और उसके बाद में इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाए 6 कम 6 6 चौका 24 यानी 246 और प्लस में 880 और माइनस में क्या है 26 है। अब इसमें जोड़ दो भी 6 और 8 और 4 12, 1 8 2 10 और 1 11, तो ये आपके पास में हो जाए 1126, 1126 में से 26 जाएगा तो 1100 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी संख्या में से 25 घटा देने पर वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। मैंने वो संख्या मान ली x है, इसमें से 25 घटाऊंगा तो वो क्या बन जाती है, तो स्वयं की 50%, तो स्वयं यानी x का 50% और यहाँ पे प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये आपके पास में ये क्या है, भाग में है 100, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x माइनस में 2500 बराबर में ये आपके पास में क्या है अभी 50x है। अब ये 50x इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, 100x में से 50x जाएगा तो ये 50x बचेगा, और ये माइनस का 2500 है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का 2500 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से कम 5 और 5 5 25 यानी 50 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है 50, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है।
वो अंकित मूल्य कितना है इसका 5,000 रुपये है। अब इसके ऊपर 10% की छूट दे दी थी, इसका मतलब वो 90 में बेचेगा। फिर 100 का एक प्रकार से अपन 10% की छूट देते हैं, कोई छूट दे रहे हैं तो 100 में से घटाते हैं, और उसमें अगर छूट नहीं दे रहे हैं या फिर ये मान लो भी अधिक कर रहे हैं तो 100 में से जोड़ते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे करनी है भी, 10% की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में 90 में, तो आप डायरेक्ट इसका 90 ज्ञात कर लो। तो यहाँ पे आपके 2 से 2 कट गया और ये 0 0 9 5 45 यानी 4500 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, अब ये बोल रहा है भी x% की छूट और दे रहा है, इस 4500 के ऊपर x% की छूट दे दी तो ये क्या हो गया 3150 हो गया। तो मैं डायरेक्ट क्या हूं 4500 से 3150 है वो माइनस कर लेता हूं, तो 0 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3 और ये हो जाए 1350, कितना हो जाएगा भाई 1350 आ गया। 1350 की छूट दे दी इसने, यानी 4500 से क्या करा ये 3150 में बेच रहा था, यानी 1350 की छूट दे दी, और 1350 है वो 4500 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लो। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 15 निमा 135 यानी 150, और 5 से कम 5 और 5 दिया 15 30% आ जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या आ जाएगी 30% की छूट दी थी इसने, एक तो 10% की छूट दी और उसके बाद में 30% की छूट देने के बाद में ये क्या करता है 3150 रुपए में बेच रहा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी एसएससी जीडी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। सारे के सारे पेपर है वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। 54 पारियों के अंदर 2024 के अंदर है वो आपके एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं, तो उनको इसी माध्यम से अपन क्या है सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखो भी ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 और 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और ए ने कुछ दिनों के बाद में काम छोड़ दिया और बी ने 12 दिनों में उससे क्या है पूरा कर दिया शेष काम को। तो काम की शुरुआत से कितने दिन बाद में ए ने छोड़ा। अब ये देखो ए और ये बी है, ये 20 दिन के अंदर और ये 60 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया, यानी टोटल वर्क आपके पास में कितना आ गया 60, बी 60 और 60 एकम 60। कहने का मतलब ए है वो एक दिन में 3 कार्य करता है, बी है वो एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है, बी है वो एक दिन में 1 कार्य और ए है वो एक दिन में 3 कार्य करता है। अब ये इसने यहाँ पे देखो इसने बोला भी बी ने शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया। अब शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया तो इसका मतलब बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 12 दिन के अंदर कितना कार्य करेगा अभी 12 ही कार्य करेगा, एक दिन में 1 कार्य तो 12 दिन में 12 कार्य करेगा। तो 60 में से 12 कार्य घटाओगे आप तो आपके पास में 48 कार्य बचेगा। अब ये जो 48 कार्य है वो कौन करेगा, ये 48 कार्य है वो कौन करेगा, तो ये ए और बी दोनों करेंगे। अब ए और बी दोनों करेंगे 48 कार्य, क्योंकि शेष जो कार्य बचा था उसने बी ने 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है बी एक दिन में 1 कार्य करता है तो 12 दिन में कंप्लीट किया, यानी 12 कार्य ही किए थे। बी अकेले ने ओनली फॉर 12 ही कार्य किया था, बाकी बच के 48 कार्य वो दोनों ए और बी ने मिलकर किया। अब ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 कार्य करते हैं, तो 48 कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 48 कार्य है वो 12 दिन में पूरा कर देंगे, 12 चौके 48। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया अभी काम जब शुरू हुआ था उसके 12 दिन बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया था अभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 दिनों तक ए और बी दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया। अगला देखो भी 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो भी 6 दोस्त है, औसत ऊंचाई 144 है, टोटल कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 4 28 2, और ये हो जाएगी 6 कम 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी 884 हो गया टोटल। अब इसमें से 150 घटा दो, 150 घटाओगे तो ये आपके पास में कितना आ गया, ये आपके पास में 734 आ गया। अब 734 जो टोटल जो हाइट है वो कितने व्यक्तियों की है, तो वो 5 व्यक्तियों की है, क्योंकि एक तो छोड़ के चला गया। अब 5 व्यक्तियों का तो 5 का भाग दे दो, 5 से कम 5 बच गया 2 23, 500 का 20 बच गया कितना बच गया 500 का 20 बच गया 3 23 34, और ये हो जाएगा 5 6 का 30, गलत कर दिया। अब यहाँ पे 5 से कम 5 बच गया 2 23, 500 का 20 3 34, और नहीं भी 150 इसमें से घटाएंगे, 6 चौका 24 2 और 6 चौका 24 24 और 2 कितने होते हैं भी 24 और 2 26 होते हैं भी 2, और उसके बाद 6 कम 6 और 2 8,
तो 864 होता है टोटल इनका 864 होता है। 4 6 में से 1 आएगा भी यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपके पास में 8 में से 1 गया 7, तो 714 आएगा अभी टोटल। अब कितना बच गया? 714 बच गया। 714 में 5 का भाग दोगे तो 5 से कम 5 बच गया कितना? 2 21, 5 चौका 20 बच गया कितना? 1 14, 5 तिया 15, 5 तिया 15 ज़्यादा हो जाते, 5 2 10, तो ये 142 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये का 142 का 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 12:25:12 है भी, और टोटल है वो आपको कितना दे रखा है? 370 केजी पीतल में 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा ये आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो भी 370 केजी पीतल में तांबे और जस्ते, आपको पता है भी पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, और इसके अंदर पीताज है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पी से पीतल बन गया और ता से तांबा बन गया और जय से जस्ता। तांबे और जस्ते की मार होती है इसमें, यानी तांबा और जस्ता मिलाकर के क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। अब तांबे और जस्ते का अनुपात है वो 12:25:12 है। तो टोटल अपने पास में कितना हो गया? तो ये टोटल आपके पास में हो जाएगा 25 और 12 कितने हो जाएंगे भाई? 25 और 12 37, 37 बराबर 370, तो 1 बराबर आपके पास में 10 आ गया। 1 का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसका मतलब है फिर तांबे की मात्रा कितनी है? 250 है, और यहाँ पे जस्ते की मात्रा कितनी है? 120 है। तो इसने पूछा क्या? तांबे की मात्रा पूछी है, तो 250, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ 33% है तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी लाभ 33% है, 33% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 33/100। अब यहां पे देखो भी ये आपका क्या हो गया? एक प्रकार से क्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना हो गया? लाभ आपका हो गया 33 का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 133 का होगा। लाभ प्रतिशत, यदि लाभ प्रतिशत 33% है, क्रय मूल्य 100 है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य 133 हो गया, तो हमारे अनुसार अंतर कितने का हो गया? तो हमारे अनुसार अंतर है वो 33 का हो गया। 33 बराबर कितना हो जाएंगे? 264 का। तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ जाएगा? तो अपॉन में 33 आपको ज्ञात किसका करना है? तो 133 का ज्ञात करना है, 133 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको 33 से कम 33 और 33 8 कितने होते हैं? 264 होते हैं भी। अब 133 को क्या करना है आपको? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 8 तिया 24, 2 8 तिया 24, 2 26, 2 8 1 8 और 2 10, यानी 1064 रुपए है वो आपके पास में क्या आ जाएंगे? इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 33% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, 33/100, प्रतिशत का निशान हटाया, नीचे 100 लगा दिया। नीचे वाली वैल्यू है वो क्रय मूल्य को दर्शाएगी। ऊपर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को दर्शाएगी, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को दर्शाएगी। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 100 रुपए आपका क्या है? क्रय मूल्य है। 33 का लाभ हो गया, तो यानी 133 रुपए हमारे अनुसार है वो 133 रुपए इसका क्या हो गया? एसपी हो गया, और 100 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों के बीच में अंतर आपके पास में हमारे अनुसार 33 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 264 का, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है। आगे देखो भी, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो मैं ये मान लेता हूं भी मेरे पास में जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य वो 100 रुपए है। अब 100 का 25% या फिर 100 का 10% उतना ही होता है, 100 का 25% 25 ही होता है। तो कहने का मतलब क्रय मूल्य का 25% है तो 100 का 25% 25 ही होगा, यानी उसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 25 रुपए। अब हानि प्रतिशत बताना है, तो 100 में खरीदा और 25 में बेच दिया तो 75 रुपए का हानि हो गया। कितने पे हुआ? 100 के ऊपर इंटू 100, 100 से 100 काट दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25% की हानि होगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, दो संख्याओं का अनुपात 11:13 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्त 7 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो भी 11:13 है, हमारे अनुसार उसका HCF कितना आ रहा है? भी इस अनुपात के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 7 आ रहा है, यानी 1 का मान कितना हो गया? 7। हमारे अनुसार इसका HCF 1 आ रहा है, महत्तम समावर्त, लेकिन वो बोल रहा है 7 आ रहा है, तो 1 का मान 7, 11 7 77 और 13 7 91, तो ये हो जाएगा 77 और 91 उन संख्याओं का वो संख्याएं आ जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पे 30% आपको दे रखा है। अब इसको क्या है, दर आपको 30% दे रखी है, इसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करो पहले इसको, तो ये हो जाएगा 30/100 और ये आपके पास में हो जाएगा 3/10, 3/10 होगी। अब आप धनराशि क्या है 2 वर्ष
के लिए दे रखा है इसने 2 वर्ष, यानी समय 2 वर्ष दे रखा है। तो आप ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसके अकॉर्डिंग आप है वो यहाँ पे धनराशि माननी है आपको। तो मैं 100 मान लेता हूँ। अभी 100 मानूंगा तो इसका 3/10 और इसका 3/10, यानी ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए। यहाँ पे 3/10 लगेगा और यहाँ पे भी 3/10 लगेगा। तो ये 10 से 10 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, और वो कितना लगता है, 3/10 लगता है। तो 30 का 3/10 निकालोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9, यानी ये 9 आ गया। अब ये जो 9464 आपको दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है भी, यानी एक प्रकार से मिश्रधन दे रखा है। तो हमारे अनुसार 100 रुपए तो क्या है, प्रिंसिपल है इसका, और 30 और 30 60 और 9 यानी 69 है वो आपके पास में क्या है, ब्याज है। तो टोटल क्या हो गया, 169 हो गया। 169 है वो आपके पास में क्या है, हमारे अनुसार अमाउंट है। और लेकिन उसने दे रखा है 9464। तो इसमें क्या हो गया, 169 की वैल्यू 9464 है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक की वैल्यू 9464 के अंदर है वो आपको भाग देना है किसका, 169 का। तो ये आपके पास में 56 आ जाएगा अभी। तो ये हो जाएगा 9464 अपॉन में 169। तो ये कितना बार चला जाएगा, 56 बार चला जाएगा, 56 बार चला जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो राशि ज्ञात करनी है। राशि हमने मानी क्या थी, 1 का मान 56 है तो 100 का मान 5600 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो भी, मैंने संख्याएं मान ली A, B, C और D। अब इसने बोला भी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 52 × 4, तो ये आपके पास में हो जाएगा 8, और ये 4 5 20, यानी 208 हो गया। टोटल कितना हो गया, 208 हो गया। अब इसने बोला भी प्रथम 2 संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 2 संख्याओं का औसत A + B का औसत, यानी 2 से भाग दे दो, ये प्रथम 2 संख्याओं का औसत है। और अन्य 2 संख्याओं का औसत, अन्य 2 संख्याएं C + में D है, इसका औसत का 3 गुना है। अब यहां पे देखो भी, अगर इसको बराबर करना है आपको, अगर इसको बराबर करना है A + B, यानी प्रथम 2 संख्याओं का औसत और अंतिम 2 संख्याओं का औसत को बराबर करना है। अब प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है वो अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। अगर इसको बराबर करना है तो फिर 3 को गुना यहां से करना पड़ेगा आपको। अब ये आपके पास में क्या बन गया, ये बन गया A + B बटा 2, और बराबर में आपके पास में क्या हो गया, बराबर में आपके पास में हो जाएगा ये C, यानी 3C प्लस में 3D अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट कर दो। तो यहाँ पे अब आपके पास में क्या आ गया, A + B का मान आपके पास में कितना आ गया, तो A + B का मान है वो आपके पास में 3C प्लस में 3D आ गया, 3C प्लस में 3D आ गया। अब यहां से आप है वो पहले ये स्टेप ना करके आप यहां से C और D का मान ज्ञात कर लो भी, C और D का मान ज्ञात कर लो इसमें, ठीक है। C और D का मान ज्ञात करेंगे अपन, तो अपने पास में 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाना है, ये 3 यहाँ पे क्या है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C + में D का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, A + में B अपॉन में आपके पास में क्या है 3। ये एक प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी C और D की। अब आपको पता है चारों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 208 है। चारों की वैल्यू कितनी है, 208 है। अब ये है A + B + C + D बराबर में 208 है, 208 है। C और D किस जगह है वो आप ये रख दो, तो यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा A + B और प्लस में A + B और अपॉन में आपके पास में क्या आ गया 3, यानी C D की जगह है वो हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, C और D का मान है वो हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर है वो आप एलसीएम ले लो भी, बराबर में क्या है 208 है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3A प्लस में 3B प्लस में A प्लस में B बराबर में ये 3 यहाँ पे क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा। तो 8 या 24 और 3 2 6, यानी 624 हो जाएगा, 624 हो जाएगा। अब इसके बाद में ये 3 है वो यहाँ पे भाग में था, इधर गया तो ये गुणा में चला गया। उसके बाद में आप देखो भी 3A यहाँ पे है और एक ये रहा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4A और 3B और ये एक B ये रहा, तो प्लस में 4B बराबर में आपके पास में क्या है 624 है। अब इन दोनों के अंदर वो 4 कॉमन आ रहा है अभी,
तो 4 में कॉमन ले लूँ तो a प्लस में b बराबर में 624। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान मेरे पास में कितना आ गया, तो a प्लस बी का मान मेरे पास में ये 4 इसके भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बच गया कितना 2 22, 4 पंजे 20 और 4 छिका 24, यानी a प्लस बी का मान मेरे पास में 156 आ गया। कितना आ गया अभी, 156 आ गया। और इसने पूछा क्या था, तो इसने पूछा था प्रथम दो संख्याओं का योग पूछा था, और प्रथम दो संख्याएं योग यानी a प्लस बी है बराबर 156 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी एक व्यक्ति को 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी अब 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। अब पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में दूरी तय करता है। तो यहाँ पे देखो भी 11 और 22 टोटल कितने हो गए, तो ये 33 किलोमीटर की दूरी तय की इसने, कितने मिनट के अंदर तय की, तो ये हो जाएगा 60 मिनट यहाँ पे है और 30 मिनट यहाँ पे है, तो यानी 90 मिनट के अंदर। अब इसको घंटे में बनाएंगे तो अपॉन में 60 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में हो जाएगा 9 और इंटू आपके पास में चला जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, अभी 9/6 हो जाएगा। या फिर इसको 3 2 6 और 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अब 11 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 22 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। अभी 22 किलोमीटर पर घंटा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी टोटल दूरी कितनी कवर की, 11 और 22 33 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे इसने 60 मिनट टाइम लिया और यहाँ पे 30 मिनट, यानी टोटल 90 मिनट। अब 90 मिनट को घंटे में चेंज किया तो 60 का भाग लगा दिया। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18%, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। तो टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की क्या हो गई, 25% कम हो गई। दर्शक है वो 25% कम हो गए। उसके बाद में उसने बोला है भी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी आय के ऊपर है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो पहले अपन 18% की वृद्धि करते हैं, भी 18% की दर्शकों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो अब देखो 100 अपने पहले क्या मानते हैं, 100 मानते हैं एक प्रकार से। 18% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो गया, 118 हो गया, 118 हो गया। उसके बाद में 25% की कमी होगी, यानी ये भी 100 था और 25% की कमी होगी तो ये कितना हो गया, 75 हो गया। अब आय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे क्या है, उस समय क्या है 10,000 रुपये मिलते हैं, यानी आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। और अब कितने मिलेंगे, तो अब इसको 118 इंटू 75, तो ये आपके पास में आ गया 8850। अब देखो भी पहले अपन क्या है 100 ही मानते हैं, वृद्धि 100 थी और यहाँ पे मूल्य 100 था और संख्या भी 100 थी। ठीक है, और अब 18 की वृद्धि की तो 118 हो गया और 25 की कमी हुई दर्शकों में तो ये 75 हो गया। अब पहले जो आय थी वो 10,000 रुपये थी और अब आय है वो 8,850 है। तो ये आप 10,000 के अंदर से क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना करोगे, 10,000 में से 8,850 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाए, 1150 की क्या आ गई आपके पास में, 1150 की एक प्रकार से कमी आ गई, 1150 की कमी आ गई। और कितने पे आई है कमी, वो 10,000 के ऊपर आई है। प्रतिशत निकालोगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 के बाद में पॉइंट लगना, तो 11.5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो, 11.5% की कमी, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, छोटा ब्रैकेट हल करना है पहले। 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/4। अब फिर 4 एकम 4 और फिर ये हो जाएगा 4 छिका 24, तो यहाँ पे इसका हल किया तो 6 आ गया। कैसे, 24 इंटू 4 और अपॉन में 16 है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 छिका 24, यानी 6 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो ये है 19 इंटू उसके बाद में क्या है 24 भाग और 4 इंटू ये क्या है भी आपके पास में 6 है। पहले ये ऑफ को सोल्व करेंगे अपन, ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाए, क्योंकि पहले है वो आपका ऑफ सोल्व होता है, ऑफ सोल्व होता है तो 6 चौका 24, तो ये 24 हो गया। 24 में 24 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा और 1 का 19 के साथ में गुणा करवाओगे तो 19 आ जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने PQR का यहाँ पे रेशियो दे रखा है 9:10:11। अब PQ कितना हो जाएगा, तो PQ है वो 19 हो जाएगा और उसके बाद में QR कितना हो जाएगा, तो QR है वो आपके पास में 21 हो जाएगा और उसके बाद में RP कितना हो जाएगा, तो RP है वो 11 और 9 20, यानी 20 हो जाएगा।
तो ये आपके पास में रेशियो बन के आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से हमारा जो सी पार्ट था मैथ का वो कंप्लीट हो गया अभी। और अब अपने पास में डी पार्ट इंग्लिश का आता है। अब इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में से आपको क्या है एक करना होता है, या तो आप इंग्लिश करो या फिर आप क्या है हिंदी करो, ठीक है। दोनों नहीं करना होता, इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज करना होता है। इट्स ओके। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं करवाऊंगा, ओनली फॉर हिंदी करवाऊंगा अभी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें भी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी डी पार्ट अपने पास में हिंदी है। अब इसमें बोला गया रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों को विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। अब कैदियां, यहाँ पे नाम क्या है, कैदियां। कैदियां एक क्या है, बहुवचन है। कैदियां बहुवचन है, कैदियों को यानी ये क्या है, बहुवचन नाम है, बहुत सारे कैदी है, उसको कुत्ते की तरह घसीटा गया। अब कुत्ता इसमें क्या है, एक वचन आ गया। ये इस प्रकार से होना चाहिए था, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। कैदियों को क्या है, कुत्तों की तरह घसीटा गया। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी आम का पर्यायवाची बताना है। तो आम का पर्यायवाची क्या होगा, तो आम का पर्यायवाची है वो मेरे परिवार में सभी को ऐकुशी खाना बहुत पसंद है। तो आम का पर्यायवाची है वो ऐकुशी हो जाएगा। ऐकुशी है वो आम का पर्यायवाची हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है देशज और विदेशज। देशज विदेशज शब्द कौन से होते हैं। देशज का मतलब होता है अपने ही देश में, यानी जिसको क्या है हिंदी में मान्यता नहीं है, लेकिन जैसे पायजामा है, पजामा है, ठीक है, और कुर्तिया है, ये क्या है हमने अपने स्वार्थ के लिए ही इसको क्या है इसका उत्पन्न किया है, इसका एक प्रकार से निर्माण किया है अपने स्वार्थ के लिए। तो यहाँ पे जो अपने देश के अंदर है जो हमने तैयार किए हैं, और जो कुछ एक विदेश से लिए गए हैं, वो क्या है, देशज और विदेशज होते हैं भी। अब वह है तुम तो मेरे बड़े बन गए हो। अब तुम तो मेरे बड़े बन गए हो, तो अफसर बन गए हो। अब ये अफसर है ना, ये क्या है, देशज और विदेशज शब्द है। ये क्या है, विदेशज शब्द है अफसर, ठीक है, विदेशों के द्वारा यूज किया जाता था अफसर। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विदेश से जो अफसर आते थे, हमारे वाले कहते थे ये बड़े अफसर आ गए हैं, अफसर आ गए हैं, तो उस प्रकार से इसको क्या है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको सेटिस्फाई किया। आगे देखो भी, तत्सम शब्द का चयन करना है। भिखारी को दे दो, भिखारी को भिक्षा दे दो। भिक्षा एक यहाँ पे क्या है, तत्सम शब्द है। भिक्षा एक क्या है, तत्सम शब्द है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भिक्षुक क्या है, इसमें तद्भव है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने मुहावरा बताना है, कहा सुनी होना। तो कहा सुनी का यहाँ पे हो जाएगा वाद विवाद होना। वाद विवाद होना 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, विलोम शब्द बताना है आपको। विलोम शब्द है अवनत का विलोम शब्द क्या होता है, तो अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से उन्नत डालियां धरती को चूम रही थी, ठीक है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, मुहावरे का अर्थ बताना है, तंग हाल होना। तंग हाल होने का मतलब होता है आर्थिक तंगी होना। आर्थिक तंगी यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा हुए थे। अब इकट्ठा का आपको पर्यायवाची बताना है। इकट्ठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समवेत। इकट्ठा का पर्यायवाची होता है समवेत, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर भाववाचक संज्ञा बतानी है। भाववाचक यानी संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जैसे सुनील है, जैसे सुनील नाम है, तो सुनील नाम है, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जैसे अपन बात करते हैं भी, जातिवाचक में सारे के सारे सभी जाति का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से अगर अपन बात करें भी, घड़ी है वो, उसमें सारी की सारी घड़ी आ गई, घड़ी के अंदर है वो सारी की सारी घड़ी आ गई। तो यहाँ पे ये क्या है, एक जाति का बोध करा रही है, ये एक जाति का बोध करा रही है। और भाववाचक जैसे किसी का भाव उत्पन्न हो, जैसे यहाँ पे बुलावा,
बुलावा है वो क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। भी किसी ने सच ही कहा है, जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो यहाँ पे बुलावा एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो श्याम का विलोम क्या होगा भाई, श्याम का विलोम है वो श्वेत हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। कृष्ण जी को उसके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, तो श्याम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा भाई विलोम। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है सही शब्द। सही शब्द आपको चुनना है रिक्त स्थान के लिए। तो आज वही देश सबसे है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो आज वही यानी जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति, अगर आपके पास में ज्ञान की अद्भुत शक्ति है तो आप नौकरी में लग जाओगे, नौकरी लगोगे और आप सबसे आगे हो जाओगे फिर। तो यहां पे अद्भुत शक्ति यानी ज्ञान सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है, पिछड़ेगा क्या, ज्ञान ज्यादा होगा तो नहीं होगा, दुखी होगा क्या, नहीं होगा, हारेगा क्या, नहीं हारेगा, कामयाब बन जाएगा। तो आज वही देश सबसे ज्यादा कामयाब है या फिर सबसे कामयाब है जिसके पास क्या है, ज्ञान की अनुभूति शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। आगे देखो भी, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये एकदम शुद्ध है। ये क्या है, एकदम शुद्ध है। आग लगने पर कारण सब नष्ट हो गया। अब कारण नहीं होता, ये कारण होता है। आग लगने के कारण, आग लगने के कारण का कारण नहीं है, ये हो जाएगा आग लगने के कारण सब नष्ट हो गया। ठीक है। किसकी तैयारी कर रहे हो, तो यहां पे तैयारी के अंदर है वो इस प्रकार से ऐ की मात्रा आएगी, तैयारी। उसके बाद में मृत्यु पर किसी का वंश नहीं चलता, मृत्यु के अंदर है वो इस प्रकार से ऊ की मात्रा है वो छोटी आएगी भाई। आगे चलो भी नेक्स्ट, वश नहीं चलता। आगे देखो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से उस वाक्य का पहचान कीजिए जिसमें मात्राओं संबंधी अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। अब अबीर को होली खेलनी चाहिए, अबीर क्या होता है, अबीर को होली खेलनी चाहिए, यहां से इसमें त्रुटि है भी। अबीर को होली खेलनी चाहिए, तो ये क्या है, इसमें त्रुटि है। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। अब उत्साह है, भला कौन ही करेगा, ये यहां पे इसमें त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह है, कौन करेगा, ऐसे हो सकता है, भला ही कौन करेगा ये नहीं होगा। तो विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। अब वह सफल होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या रेखांकित में विकल्प के आधार पर देखना है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं यानी ये बहुवचन है अपने आप में, जो परिश्रम करते हैं ये अपने आप में बहुवचन है, वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है, नहीं, वह अपने आप में क्या है, एक वचन है, वह एक वचन है। और यहां पे जो परिश्रम, जो अपने आप में क्या है, बहुवचन बता रहा है। तो जो परिश्रम करेंगे वे सफल होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर रिक्त स्थान फर्स्ट के अंदर आपको बताना है क्या आएगा, ऑप्शन के हिसाब से बताना है भी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई होगा इसमें वो बताना है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रहता है जब वो अपनी स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को, अब इसमें देखो भी इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है, तभी जागृत रहता है, तभी जागता रहता है जब वो क्या है, अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली को सिखाता है। अब इसके अंदर क्या है, चेतन, प्रतिष्ठा, निंद्रा या फिर जागृत होती है, यहां पे क्या आ जाएगा, जागृत आ जाएगा भी। ठीक है, जागृत रहेगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब 2 नंबर में बताना है, यानी अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को सिखाता है, अगली पीढ़ी को सिखाएगा तभी जागृत रहेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करना है ऑप्शन के हिसाब से। और नेक्स्ट देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अभी आपको 3 नंबर ऑप्शन में बताना है क्या आएगा।
संस्कारित करता है, उन्हें सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है, निरंतर प्रेरित करता है। घनिष्ठ, अनेक, घोर, निरंतर नहीं, निरंतर प्रेरित करता रहता है, बार बार उसे क्या है, इसके लिए प्रेरित करता रहता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो 4 नंबर ऑप्शन में क्या आएगा, 4 नंबर फिल इन द ब्लैंक में इसने बोला है किसी राष्ट्र का भविष्य तभी होता है, तो तभी उज्जवल होता है, किसी राष्ट्र का भविष्य है वो तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभव और विरासत के गौरव को पल पल जुड़ा रहता है। आगे देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर में क्या आ सकता है, तो यहाँ पे इसने लिखा है फिर भारत के पास तो गौरव करने के लिए अथाह भंडार है, यानी बहुत सारे भंडार है, समृद्ध इतिहास है और चेतना में सांस्कृतिक विरासत है, चेतना में सांस्कृतिक विरासत है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने है वो एक पेपर और सोल्व किया, टोटल है वो आपके 3 पेपर हो गए हैं और ये आपका 20 फरवरी 2024 का चौथी पारी में जो पेपर हुआ था उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भी अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी एसएससी जीडी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ेंगे भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे, ठीक है, तभी आपको अंदाजा लग पाएगा भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या है, टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें आपके टेस्ट सीरीज है वो 54 जो आपके टेस्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी की टेस्ट सीरीज है वो आपकी एसएससी जीडी की टारगेट हब एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो इंस्टॉल कीजिएगा और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।